नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MB स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आसियान के बारे में। आसियान संगठन जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो संगठन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसके बारे में हम बात करने से पहले देखते हैं क्या क्या टॉपिक जो है आज हम उसके बारे में कवर करेंगे। तो उसके अंदर है कि सबसे पहले आसियान क्या है, इसकी परिभाषा या इसका जो संगठन जो है इसका नाम आसियान क्यों है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस आसियान जो संगठन है इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है उसके बारे में देखेंगे। और इसके मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, आसियान संगठन के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, किन उद्देश्यों के लिए ये बनाया गया था, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे आसियान क्षेत्रीय मंच यानी ARF क्या है, आसियान रीजनल जो फॉर्म है वो क्या है, और आसियान और भारत के कैसे संबंध हैं उसके बारे में हम इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि आसियान के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, आसियान संगठन किस तरह काम कर रहा है, कितने उसके सक्सेस और फेलियर हैं, और उसके समक्ष क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो सब उसके बारे में हम बात करेंगे लास्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आसियान क्या है। तो दोस्तों आसियान का पूरा नाम जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन यानी दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है। इसके अंदर जो 10 कंट्रीज जो हैं 10 देश हैं उसके अंदर उनका ये संगठन है। उन 10 देशों में अगर हम देखें तो है इसमें है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये जो 10 देश हैं इन 10 देशों का जो ये साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं इन 10 देशों का ये संगठन है। ये एक क्षेत्रीय संगठन है और राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है दक्षिण एशिया देशों के मध्य। ये जो दक्षिण एशिया के जो 10 देश हैं दोस्तों, ये कभी न कभी क्या है कि उपनिवेश रहे हैं किसी न किसी देश के। तो ये जो उपनिवेश के बाद जब ये देश स्वतंत्र हुए हैं तो उन देशों ने क्या किया, अपना एक क्षेत्रीय संगठन बनाया है। इन 10 देशों ने जिस प्रकार से दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था कि जो सार्क संगठन था एक क्षेत्रीय संगठन था जिसका भारत भी हिस्सा था, सार्क संगठन का जो दक्षिण एशिया देशों का संगठन था, उसी प्रकार से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है जिसके अंदर ये 10 देश आते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर में। और अगर इस दिन का अगर आदर्श वाक्य की बात करें कि इसका आदर्श वाक्य इस संगठन का क्या है, इसका जो आदर्श वाक्य है वो है वन विजन यानी 10 देशों का जो है एक ही विजन होगा, एक ही आइडेंटिटी पे काम करेंगे और एक ही कम्युनिटी के अंदर ये बन के रहेंगे। 10 के 10 देश जो है इन जिस देशों का ये संगठन है इन 10 देशों का एक ही वाक्य होगा, एक इनका विजन होगा, इनका एक ही एम होगा और उस विजन के अकॉर्डिंग ये क्या है कि अपने उस विजन को टारगेट रख के ये है काम करेंगे उस संगठन को सफल बनाने के लिए। और अगर आसियान की स्थापना देखिए कि स्थापना कब हुई दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा में हुई थी। थाईलैंड के अंदर जो थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक है, बैंकॉक के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका वर्तमान में अगर हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता में, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है उसके अंदर। और शुरुआत में इसके 10 सदस्य नहीं थे दोस्तों। अगर शुरुआत की अगर हम बात करें तो संस्थापक इसके सदस्य थे उस टाइम पे इसके 5 ही सदस्य थे जब 1967 में इसको स्थापित किया गया था। उस टाइम पे जो इसके सदस्य थे उनमें थे थाईलैंड, दूसरा था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। ये जो 5 देश थे इन्होंने इसको क्या स्थापित किया था शुरुआत में। उसके बाद में इसकी जो सदस्यता जो बढ़ती गई थी और इसकी सदस्यता अगर मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इसकी सदस्यता बढ़ी थी शीत युद्ध के खत्म होने के बाद यानी 1990 के बाद जो इसकी सदस्यता थी वो बढ़ी थी। और इसका लेटेस्ट मेंबर है अगर ये पूछा जाता है तो इसका लेटेस्ट मेंबर है कंबोडिया जो इसके संगठन के अंदर ऐड हुआ था 30 अप्रैल 1999 को। और 8 अगस्त 1967 को यह संगठन जो है स्थापित किया गया था। और इसी दिन 8 अगस्त को ही क्या है कि इस संगठन का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जाता है, आसियान दिवस उसको बोलते हैं। और इसका मुख्यालय की बात अगर हम बात करें तो मुख्यालय दोस्तों है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर में। इसके बाद दोस्तों आइए चलते हैं इसके महासचिव पे। जो आसियान संगठन का जो महासचिव है, महासचिव की बात करें दोस्तों, महासचिव वर्तमान में इसके महासचिव हैं लिम जैकोई जो जकार्ता के हैं। 1 जनवरी 2018 से इन्होंने अपना पदभार संभाला हुआ है। और इनका कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल महासचिव का होता है 5 वर्ष का। और बैठक जो होती है इसकी सदस्य देशों की, आसियान के सदस्य देशों की बैठक जो होती है वो होती है वर्ष में एक बार। शुरुआत में इसकी बैठक जो थी वो 5 साल में एक बार होती थी, फिर 3 साल में एक बार हुई, फिर उसके बाद में इन्होंने एक संशोधन किया कि बैठक को हर 2 साल में किया जाएगा। उसके बाद बैठक जो है इसकी भी होती है वर्ष में एक बार जो है इसकी बैठक होती है। और जो ये महासचिव जो है, अगर महासचिव का अगर हम कार्य देखें कि महासचिव का कार्य क्या है, तो आसियान संगठन के द्वारा पारित किए गए जो प्रस्ताव हैं उनको लागू करवाने और उनके कार्य में सहयोग प्रदान करने का जो काम करता है वो कौन करता है, महासचिव काम करता है।
और अगर इसके जो संगठन की जो बैठक होती है, अगर हम देखें कि उसका बैठक का जो स्थान है वो कहाँ पे होता है, तो वो दोस्तों इनके जो अंग्रेजी में जो वर्णाक्रम जो है देशों का, 10 देशों का जो वर्णाक्रम है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है उसके हिसाब से जो है हर वर्ष जो है वो चेंज होता रहता है। अगर आसियान के हम मूलभूत सिद्धांत की बात करेंगे, क्या मूलभूत सिद्धांत है, इसके फंडामेंटल क्या है, जिनके बेसिस पे अगर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, तो उसके अंदर हम पाते हैं दोस्तों कि आसियान देश जो है 10 देशों के बीच में जो है स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता और क्षेत्रीय अखंडता तथा सभी राष्ट्रों की राष्ट्रीय पहचान के लिए पारस्परिक सम्मान करना, एक दूसरे राष्ट्रों की जो है संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे राष्ट्रों की जो स्वतंत्रता और समानता जो है उनके अंदर स्थापित करना और क्षेत्रीय अखंडता को जो है वैल्यू देना, और इनकी जो है अपनी अपनी देशों की जो सोवरेनिटी है उसको मेंटेन करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। आपस में एक भाईचारे की भावना से रहना, यानी दूसरा इसका जो अगर देखें तो दोस्तों एक दूसरे के जो आंतरिक मामलों में है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना। एक दूसरे के जो आंतरिक मामले होते हैं संगठन के जो 10 देशों के बीच में, उसके अंदर कोई भी एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि अगर हस्तक्षेप की बात आती दोस्तों एक दूसरे देशों के अंदर अगर हस्तक्षेप होने लगता तो वहां कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति भी प्रारंभ हो सकती है। तो इसलिए इस संगठन का जो है प्रमुख उद्देश्य ये भी था कि एक दूसरे के देशों में जो है कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी एक दूसरे की जो सोवरेनिटी संप्रभुता का सम्मान करेंगे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि अगर एक दूसरे देशों के बीच में अगर मान लो कोई मतभेद है तो उसका जो है निपटारा जो है आपस में बातचीत करके शांतिपूर्ण तरीके से जो उस मतभेद का या विवाद का जो है निपटारा किया जाएगा, आपस में एक दूसरे को सहयोग किया जाएगा। ये इसके आसियान के जो है मूल सिद्धांत है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं आसियान के उद्देश्य क्या है। ये तो हो गए सिद्धांत, इन सिद्धांतों के बेसिस पे ये जो कार्य करता है। और आसियान के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो आसियान के उद्देश्य देखिए, आसियान के उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों में सक्रिय सहयोग करना एक दूसरे के बीच में, और एक दूसरे देशों की जो है पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, यानी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और विज्ञान इन क्षेत्रों में जो है आपस में मिलजुल कर जो है भाईचारे की भावना से जो है कार्य करना, और एक दूसरे देशों को जो है विकास के जो प्रगति का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में जो है सहयोग प्रदान करना है, जो है आसियान का एक प्रमुख उद्देश्य है। आपस यानी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध करता है और लाभप्रद सहयोग बनाए रखता है, जिससे जो है सभी देशों को या सभी संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है लाभ मिल सके। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो दोस्तों कृषि और उद्योग के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार और परिवहन संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना और अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करना भी इसका एक उद्देश्य है। यानी अगर हम इसके उद्देश्य की अगर जो है इसके डीप में जाके हम देखेंगे तो इसका उद्देश्य वही है कि एक दूसरे देशों के साथ जो है आपस में सामंजस्य स्थापित करना, दूसरे क्षेत्रीय संगठनों के साथ भी आपस में सामंजस्य स्थापित करना, जिससे कि जैसे सुरक्षा, राजनीतिक या जो मतलब कि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी जो है इन क्षेत्रों में कार्य करना, ताकि जो है विकास के लक्ष्य को जो है सभी के साथ मिलजुल के आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आसियान क्षेत्रीय मंच यानी एशियन रीजनल फोरम जो है। आसियान रीजनल फोरम क्या है? ये आसियान रीजनल फोरम जो है दोस्तों ये 27 देशों का जो है एक किस्म से कह सकते हैं कि क्षेत्रीय मंच है, एक संगठन टाइप जो है। इसके अंदर जो है 10 आसियान मेंबर भी हैं। 10 आसियान मेंबर के अलावा 10 जो है इंडो पैसिफिक नेशन जो है ये देश है इसके अंदर। यानी कि जो देश इंडो पैसिफिक का मतलब क्या है कि जो देश प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के जो है क्षेत्रों के अंदर जो देश फॉल करते हैं, जिन देशों की जो है भौगोलिक स्थिति प्रशांत महासागर या हिंद महासागर के पास मिलती जुलती है, उन देशों का ये क्षेत्रीय मंच है, ताकि उन देशों के मध्य उसके जो 27 देश जो हैं उनके मध्य में जो है आपस में सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विकास किया जा सके, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के ऊपर जो है काबू पाया जा सके, और आपस में जो है इन क्षेत्रों में जो ये सुरक्षा का क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र है या जो नेचुरल डिजास्टर रिलीफ का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो है मिलजुल के आपस में सहयोग से काम किया जा सके। ये 27 देशों का जो है ये एक जो क्षेत्रीय मंच है इसका जो है उद्देश्य है। और इसके अगर हम सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्य देश है दोस्तों 10 जो आसियान सदस्य हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया था वही हैं, और उसके बाद में 10 जो है इसके आसियान के डायलॉग पार्टनर हैं, जो दूसरे मतलब के जो देश है उनके, जैसे मान लो हम देखते हैं तो उसके अंदर जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया भी इसका सदस्य है, जापान है, न्यूजीलैंड है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है,
रसिया है, यूएसए है, ये सब सदस्य देश हैं। और इसके कुछ समीक्षण देश है जैसे ऑब्जर्वर देश भी है इसके हैं, बांग्लादेश है, डेमोक्रेटिक ऑफ कोरिया है, मंगोलिया है, पाकिस्तान है। तो इस प्रकार जो है इसके टोटल जो है 27 सदस्य देश हैं इसके आसियान क्षेत्रीय मंच में। और 27 सदस्य देशों का एक ही लक्ष्य है कि आपस में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करना, सुरक्षा के क्षेत्र में काम करना, डिसआर्मामेंट यानी कि युद्धों को रोकना, युद्ध जैसी संभावनाओं को रोकना, और टेक्नोलॉजी का जो है सदुपयोग करना, और आपस में जो है आपदा प्रबंधन, नेचुरल डिजास्टर जो होती रहती है उनके क्षेत्र में मिलजुल के सहयोग में काम करना, व्यापार में जो है आपस में एक दूसरे को बढ़ावा देना। तो ये सब जो है इन देशों के उद्देश्य हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी EAS यानी आसियान का जो पूर्वी एशिया, ईस्ट एशिया जो शिखर सम्मेलन, जो ईस्ट एशिया समिट जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो है दोस्तों वर्ष में पहली बार जो है वर्ष 2005 में जो है आयोजित हुआ था। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जो था वो सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना था। आमतौर पर इसके जो शिखर सम्मेलन के अंदर कौन से देश भाग लेते हैं, किन देशों ने उसमें भाग लिया था? शुरुआत में 2005 में जब ये संगठन जो शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था उसमें अगर देखते हैं तो आसियान के 10 सदस्य देश हैं वो, जिसमें फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड है, म्यांमार है, ये सब सदस्य देश हैं उन देशों ने। और उसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया ने, चीन ने, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी जो इंडो पैसिफिक नेशन के जो 10 देश हैं उनके जो शासन अध्यक्ष हैं उन्होंने इसमें भाग लिया था। और आसियान ने जो है एजेंडा सेंटर के रूप में जो है मेन जो काम किया था, मेन जिसको सेंटर में रखा गया था वो रखा गया था आसियान को। और जो इन संगठनों ने मिलकर जो है जो एशियन रीजनल फोरम जो है, जो क्षेत्रीय मंच के जो सदस्य देश हैं उन्हीं देशों ने ये है शिखर सम्मेलन किया था, जिसके अंदर जो है हमने पहले बात की थी जो सुरक्षा के क्षेत्र है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, व्यापार के क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में बातचीत करने के लिए और आपस में एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन के जो उद्देश्य थे उनके बारे में बातचीत हुई थी। 2005 में वो सम्मेलन हुआ था। इसके बाद अगर हम देखते हैं दोस्तों आसियान और भारत यानी आसियान के भारत के साथ कैसे रिश्ते हैं, अगर इसके बारे में हम बात करें तो आसियान के भारत के साथ जो काफी कुछ अच्छे रिश्ते हमें देखने को मिलते हैं। भारत के अंदर जो व्यापार होता है, आसियान से जो चीजें इंपोर्ट होती हैं अगर उसका हम देखें तो अनुमानित व्यापार जो भारत के अंदर मान लो 100% जो मतलब इंपोर्ट होता है जो कोई आइटम, तो उसके अंदर उसमें से 10.6% जो है आसियान कंट्री से इंपोर्ट होता है। इसी प्रकार अगर हम एक्सपोर्ट के नजरिए से देखें व्यापार के अंदर में तो 12% जो एक्सपोर्ट होता है भारत का टोटल वो जो है आसियान कंट्री को ही एक्सपोर्ट होता है। इससे हमें यह पता लगता है कि आसियान के साथ भारत के जो है व्यापार के संबंध में जो है अच्छे रिश्ते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों भारत और आसियान दोनों देशों के जो है निजी क्षेत्र के जो प्रमुख उद्योग हैं, निजी क्षेत्र की जो प्रमुख निजी कंपनियां जो है मल्टीनेशनल या TNC वगैरह जो हैं उसके बारे में जो है इंडोनेशियन बिजनेस काउंसिल की स्थापना हुई थी वर्ष 2003 में। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर दिखता है आपस में टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का और आपस में जो है ट्रेड को जो है और आपस में एक दूसरे को जो है विकसित करने के लिए भी आसियान और भारत के बीच में इससे भी जो है अच्छे रिश्ते की जो है हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा भारत आसियान को अपने सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के इंडो पैसिफिक विजन के केंद्र में रखता है ताकि भारत के साथ जो है इनका जो है सहयोग ज्यादा से ज्यादा बना रहे और जो है इनको जो है टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर एक दूसरे देश में होता रहे। इसके अलावा व्यापार के लिए जो है नीतियां बनाई जा सके और सुरक्षा से संबंधित या आपदा प्रबंधन से संबंधित जो है सभी क्षेत्रों में जो है भारत के साथ मिलकर जो है व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसलिए भारत और आसियान के अगर मध्य में अगर हम रिश्ते देखें तो बहुत अच्छे रिश्ते इनके रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों आसियान के समक्ष वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं, आसियान संगठन जो है इसके समक्ष कुछ चुनौतियां, हालांकि यह संगठन अच्छे से काम कर रहा था जब शुरू में जब ये एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन इसके समक्ष भी कुछ चुनौतियां हैं। अगर इसके समक्ष चुनौतियों को अगर हम देखें कि वो चुनौतियां क्यों हैं, तो इसके समक्ष चुनौतियों में सबसे पहले में देखने को मिलता है जो आसियान के जो सदस्य देश हैं उसमें अमीरी और गरीबी का अंतर बहुत ज्यादा है तथा आय असमानता भी बहुत अधिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो सिंगापुर में जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति GDP जो है वो $53,000 है लगभग 2016 के जो है आंकड़े उनके अनुसार दोस्तों ये। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि कंबोडिया के अंदर ये मात्र $13,000 प्रति डॉलर है, 13,000 है यहाँ पे
13,000 प्रति डॉलर है या उससे भी कम मान सकते हैं इसको। तो जो कम विकसित जो देश हैं उनको जो है क्षेत्रीय योजनाओं को जो है इंप्लीमेंट करने के लिए संसाधनों की कमी का जो है, रिसोर्सेज की कमी का जो है सामना करना पड़ता है। उनके पास संसाधन कम है, वो सभी जो क्षेत्रीय योजनाएं जो भी डिस्कशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो विकसित देशों की कैटेगरी में आने के लिए उनके पास रिसोर्सेज कम है उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इन देशों के मध्य जो है खाई बहुत ज्यादा है। आपस में अगर देखें तो संगठन के जो सदस्य देश हैं उनके मध्य आय असमानता बहुत अधिक है। उसके अलावा दोस्तों सदस्य राष्ट्रों की जो राजनीतिक प्रणाली है वो अलग अलग है। कहीं किसी देश में लोकतंत्र है तो किसी देश में सत्तावादी है, किसी देश में कम्युनिस्ट की सरकार है। तो इस प्रकार से जो है सभी देशों के अंदर जो है राजनीतिक के नजरिए से देखें तो आपस में मतभेद है। फॉर एग्जाम्पल अगर म्यांमार के अंदर देखें तो एक किस्म से तानाशाही का शासन है। इसी प्रकार सिंगापुर के अंदर देखें तो उसमें जो है लोकतंत्र टाइप हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार सभी सदस्यों के देशों की जो है राजनीतिक प्रणाली जो है एक होनी चाहिए। एक होने का मकसद ये कि वो एक क्षेत्र में जो है फिर मिलजुल के अच्छा सहयोग से काम करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को भी समझेंगे। नहीं तो एक सदस्य देश जो है लोकतंत्र की गाथा गाता रहेगा और दूसरा सदस्य देश जो है कम्युनिस्ट या जो सत्तावादी जो है डिक्टेटरशिप जो है उसके बारे में जो है ज्यादा सोचते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है सदस्य देशों में मतभेद देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा देखें तो आसियान के अंदर जो मानव अधिकारों को इंप्लीमेंट करने में आसियान के सदस्य देशों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमने जैसे भी किया था जो म्यांमार के अंदर में जो है म्यांमार के अंदर में एक किस्म से तानाशाही का जो शासन है दोस्तों, वहां पे जो सैनिक शासन या जो शासन जो लोकतंत्र का जो तख्ता पलट हुआ था उसके बाद से जो है म्यांमार के अंदर में जो हमें देखने को मिलता है मानव अधिकार के मुद्दों के ऊपर जो है वहां पे जो है आपस में जो है एक दूसरे देशों में जो है मतभेद है। मानव अधिकार को जो है वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं दी जा रही है। मानव अधिकार को लेकर के वहां पे बहुत सारे जो है सम्मेलन किए हैं, बहुत सारी जो है लोगों ने जुलूस निकाले हैं, बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन मानव अधिकार का वहां पे अभी तक जो इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ। म्यांमार के अंदर अगर हम देखें वहां के लोगों की जो मांग है वो लोकतंत्र की मांग है, लेकिन वहां पे जो प्रेजेंट में जो शासन है वो जो है डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही का शासन है। और सदस्य देशों ने भी जो आसियान के जो संगठन के सदस्य देश भी उसके अंदर कोई ज्यादा भूमिका नहीं निभा पाए हैं उस सत्तावादी जो डिक्टेटरशिप जो तानाशाह का जो शासन है उसको लोकतंत्र शासन के साथ रिप्लेस करने के लिए जो है ज्यादा इनकी भूमिका भी नहीं देखने को मिली है। इस प्रकार आम सहमति पर जो है अत्यधिक जो है मुख्य दोष है। आम सहमति जो है सदस्य देशों की जो है आम सहमति कभी निर्णयों पर कभी बनती है कभी नहीं बनती है। कठिन समस्याएं जो है उनको जो है इंप्लीमेंट करने की बजाय जो है टाल दिया जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो संगठन जो है हालांकि शुरू में संगठन जो है काफी अच्छा दिखता था कि संगठन जो है प्रोग्रेसिव होगा काफी, लेकिन संगठन के जो जितने बेनिफिट जो टारगेट किए गए थे कि जिस संगठन के जो उद्देश्य रखे गए थे उन उद्देश्यों को देखें तो संगठन जो है काफी सक्सेसफुल नहीं रहा है।